मध्य प्रदेश में कोविड के आंकड़ों में भले ही कुछ सुधार हुआ हो, लेकिन क्या अभी भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है? क्योंकि सरकार के भीतर से ही पार्टी विधायकों की तरफ से अलग अलग उठती मांग और उनको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री की तत्परता तो इसी तरफ इशारा कर रही है। शुक्रवार को सीएम ने इसे लेकर पीएम मोदी समेत कई मंत्रियों से चर्चा की। मकसद यही था कि स्थितियां बेहतर हो, लेकिन मुख्यमंत्री को इन दिनों दोनों जिम्मेदारियां निभाना है, जनता का ख्याल रखना और अपनों को संभालना। कोरोना से लड़ाई जारी है और इस लड़ाई में हम जीते, संक्रमण की बढ़ती दर को रोके, इसमें सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कोरोना से लड़ने के लिए जो आवश्यक संसाधन है वो जुटाने की हर संभव कोशिश हो रही है, चाहे विमानों से खाली टैंकर ऑक्सीजन के भेजना हो या ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन रेल से ऑक्सीजन के टैंकर लाना हो या दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करना हो। हम दिन और रात जुटे हुए हैं। भोपाल में जिस प्रकार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, हमारा गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। भेल कारखाने में काम करने वाले भेल के एम्प्लॉई कोरोना संक्रमण के शिकार हो रहे हैं और कई हमारे भेल एम्प्लॉई को हमने खो दिया। इसी दृष्टि से मैंने लगातार भेल प्रबंधन से भी, जिला प्रशासन से भी ये मांग की कि कुछ समय के लिए कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए हमें कारखाने को विश्राम देना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका और इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि भेल कारखाने में लगातार हो रही मौतों को रोकने के लिए अब आपको ही इसमें संज्ञान लेना होगा। प्रदेश सरकार हर स्तर पर इस प्रयास में है कि हालात में सुधार हो, लेकिन बीजेपी विधायकों ने पत्र लिखे तो कांग्रेस को सवाल उठाने का मौका मिल गया। ये जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये केवल अपनी जान बचाने के लिए, अपनी छवि बचाने के लिए ये चिट्ठीबाजी कर रहे हैं। इन्हें हिम्मत करना चाहिए इस्तीफा देने की। अगर ये सरकार और उसके कामकाज से संतुष्ट नहीं है तो बाहर निकल के बात करें या फिर जो है सरकार पर दबाव बनाएं सुधार के लिए। केवल जो है बयान देकर अपना पिंड छुड़ाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में कहीं कोई काम नहीं करते। संकट बड़ा है, जाहिर है निपटने में वक्त लगेगा। सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए बात टीके की हो या फिर ऑक्सीजन सहित संसाधनों की, शिवराज खुद सक्रिय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा चुनौती कब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या मुख्यमंत्री की तत्परता से मिलेगी राहत? क्या सीएम की पीएम समेत केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा का मध्य प्रदेश को मिलेगा लाभ? भारतीय जनता पार्टी विधायकों का सरकार को पत्र लिखना कितना जायज? कांग्रेस को सरकार के प्रयासों पर क्यों है अविश्वास? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और लगभग पूरे देश के ऐसे ही हालात हैं और आज इन्हीं हालातों के बीच लगभग हर खबर दुख भरी है। हर खबर माथे पर चिंता की लकीरें खींचने वाली है, लेकिन मीडिया जगत को आज स्तब्ध कर दिया एक ऐसी खबर ने, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, राजस्थान की बात हो,
कश्मीर से कन्याकुमारी, हर राज्य में, पूरे देश में, यहाँ तक कि वैश्विक पटल पर जिनको देखा और सुना जाता था, मशहूर टीवी प्रस्तोता, टीवी न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना जी का अचानक स्वर्गवास हो गया। कोरोना पीड़ित थे, हृदय गति रुकने से उनका स्वर्गवास हो गया। इस दुखद खबर ने मीडिया जगत को स्तब्ध कर दिया है। और ये रोहित सरदाना एक अकेले मीडिया कर्मी नहीं है, वो चूंकि चिर परिचित और विख्यात न्यूज़ प्रस्तोता थे, मीडिया कर्मी थे, तो उनके विषय में सबको इस घटनाक्रम के विषय में पता है, उनके विषय में पता है। लेकिन हर जगह इस प्रकार की घटनाएं हैं। छोटे छोटे जिलों में, कस्बों में काम करने वाले मीडिया कर्मी भी इससे संक्रमित हैं और इस तबाही का शिकार हो रहे हैं, इस खौफनाक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में इस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं। मैं उन समस्त दिवंगत आत्माओं को नमन करता हूं। फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लेकर भी सरकार के पैरामीटर्स अलग अलग हैं। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी के अंदर जो कर्मचारी होते हैं उनको फ्रंटलाइन वॉरियर्स बनाया गया है। मीडिया वैसे चौथा स्तंभ है, स्वघोषित है, सुनकर खुश है, लेकिन वो है कहीं नहीं, उसका ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है। ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर कुछ नहीं है। खुश हैं बस सुन के कि चौथा स्तंभ है। ये खम्मा कहाँ गड़ा है ये कहीं किसी को पता नहीं है। और जब आपको कोई भी सर्कुलर आता है तो मीडिया कर्मियों को ट्रांसपोर्टेशन की छूट होती है। खबर करने के लिए मीडिया कर्मी आ जा सकते हैं, फ्रंट लाइन में आकर काम कर सकते हैं, लेकिन वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब आपका निधन हो जाएगा तो बहुत सारे ट्वीट्स आपके लिए हो जाएंगे। हो सकता है उसके बाद कुछ आप दया का पात्र बने, आपके प्रति कुछ अनुराग उमड़ आए तो आपको कुछ 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी मिल जाए। बाकी अगर आपने जीवन बीमा करा के रखा है तो उसकी भी मदद मिल जाएगी। लेकिन आप फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, लोग मानते हैं, लेकिन आप रिकॉर्ड में नहीं हैं। तो मेरा निवेदन है कि अगर जो लोग कहते हैं, हर जगह हमारे मीडिया कर्मी भी काम कर रहे हैं, एक आध कलेक्टर अगर ये अनुग्रह कर देता है कि वो मीडिया कर्मियों को छूट देकर 45 और 50 वाले, 65 वाले इस लिमिट से छूट देकर मीडिया कर्मियों को अगर वो ये इंजेक्शन लगवा देता है कोवैक्सीन या कोविशील्ड का, तो उससे मीडिया कर्मी ऐसा लगता है कि हमने बैतरणी जैसे पार कर ली हो, बहुत बड़ा एहसान हो गया हो। तो अभी तक नहीं लग पाई है, चूँकि मैं 40-45 के बीच में झूल रहा हूँ। और अगर उसमें फिर आप अपना वो इस्तेमाल करो, बहुत सारे चैनल में मेरे सहयोगी हैं जो 45 का पैरामीटर पार नहीं कर पाए हैं, तो जब से वैक्सीन आई है तब से इंतजार ही कर रहे हैं। उम्र बढ़ाने के लिए उम्र बड़ी होना भी ज़रूरी है, ये भी एक अलग पैरामीटर है। लेकिन अभी जो कोरोना का कहर है वो पूरी तरह से तबाही मचा रहा है और इस तबाही में कोई छूटा नहीं है, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना टीएमसी, ना कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां वो ये कहे कि ये आदर्श परिस्थिति है। तो कोई कहता है कि चुनावों की वजह से फैला है कोरोना, कोई कहता है कि प्रधानमंत्री जी की अदूरदर्शिता की वजह से फैला है, कोई कहता है कि ये बीजेपी का चुनावी प्रेम है, बीजेपी की सरकारें ठीक से काम नहीं कर रही हैं। तो कहाँ कर रही हैं ठीक से काम? कोई इस भारत देश में कोई एक ऐसा राज्य है जो ये बता दे कि उसके प्रबंधन से यहाँ सब चीज़ें ठीक है? तो सरकारों का चरित्र और चित्त एक सा होता है लगभग। मैं तो ये कह रहा हूँ जो सुन रही हैं, जो परेशान है इस समय और ये जो तबाही को लेकर तनाव ले रही हैं, संवेदनशीलता से काम कर रही हैं, वो भी बड़ी धन्यवाद की पात्र है। बहरहाल बड़ी चुनौती है और ये चुनौती कब तक रहने वाली है मालूम नहीं, लेकिन इस चुनौती से मध्य प्रदेश की सरकार दो चार हो रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार दो चार हो रही है, देश की सरकार भी दो चार हो रही है और अब सवाल सिस्टम पर उठने लगे हैं। अब सिस्टम का मतलब क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चेतन सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जितेंद्र मिश्रा जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, चौथे स्तंभ पर सुशोभित हैं। हाँ, ये स्तंभ है कहाँ, ये शायद सुरेश शर्मा जी बड़े वरिष्ठ हैं,
स्तंभ कहाँ गड़ा हुआ है, इसका मूल कहाँ है, इसकी जड़ है कि नहीं, कि हवा में लटका हुआ है, ये आज सर से ही पूछ लूंगा, क्योंकि मैं भी उस स्तंभ में कहीं, मेरा भी अस्तित्व उस स्तंभ में कहीं समाहित है। तो आप समस्त महानुभावों का स्वागत है। तो जितेंद्र मिश्रा जी, कमलनाथ जी ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, स्वीट स्वीट ट्वीट, मेरे मीडिया कर्मियों को ये कर दिया जाए, फलाने को ये कर दिया जाए, ढिमको को ये कर दिया जाए। 15 महीनों में जो उन्होंने जितने ट्वीट किए हैं उसका एक भी अनुसरण आप दिखा दीजिए। तब उन्हें मीडिया बिकी दिखाई दे रही थी, ढकी दिखाई दे रही थी, लुटी दिखाई दे रही थी। अब उमड़ा है प्रेम। तो चलो कोई समस्या नहीं है, अभी उमड़ा है। कांग्रेस पे ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस एकदम खाली हाथ हो गई हो, 4 से 10 राज्यों में है। आप ही एक नजीर प्रस्तुत कर दीजिए कि भाई हम मीडिया को फ्रंटलाइन वॉरियर्स मानते हैं, और संकट की घड़ी में कोई बीमार होता है तो मृत्यु उपरांत प्रेम मत दिखाओ, जीते जी दिखाओ। संकट की घड़ी में हम उसको इतनी राशि, सहायता राशि देंगे, ऐसा एक कर दीजिए, अभी कर दीजिए। कोरोना पीक पे है, अब इससे ज्यादा तबाही तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि आएगी, अभी कर दीजिए। ट्वीट से होता नहीं है कुछ। नवीन जी, निश्चित तौर पर मीडिया कर्मियों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, निश्चित तौर पर मीडिया कर्मियों को प्राथमिकता में रखने की जरूरत है। इस सवाल को हम लगातार उठाते रहे, ट्वीट के माध्यम से हो या दूसरे माध्यम से हो। आपने देखा होगा, अभी आपने कहा सिस्टम की गड़बड़ी, जब हमने सिस्टम की गड़बड़ी की बात की थी तो यही लोग मजाक उड़ा रहे थे, तो आज सरकार में बैठे। आज मीडिया के लोग भी ये कहने लगे कि या तो बीजेपी का चुनाव प्रेम है या बीजेपी की सरकारें सही से काम नहीं कर पा रही, ये सवाल उठने लगे हैं। मेरा यही कहना है कि हम लगातार इस चिंता को व्यक्त करते जा रहे थे कि इस महामारी से निपटने की दिशा में, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी महामारी है, लेकिन इसके निपटने की दिशा में सरकार के प्रयास कितने दिख रहे हैं, सवाल इस बात का उठता है। हम और आप सब लोग सहयोग करने को तैयार है। आज मीडिया, अभी आपने बताया कि कुछ लोगों के पास वैक्सीन नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। जवाबदारी बनती है सरकार की इस तरफ देखने की। हमारा सवाल जहां तक है, आपने देखा हमारे 65 विधायकों ने अपनी विधायक निधि दी है। विधायक निधि नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 65 और 25, 65, 45 का जो ये आंकड़ा, बड़ा दिव्य सा आंकड़ा दिया केंद्र की सरकार ने, भगवान उनको और सद्बुद्धि दे। लेकिन क्या कोई एक राज्य ऐसा था जिसने ये माना हो कि नहीं भाई, ये जो फ्रंटलाइन वॉरियर, बाकी जिनको माना आपने, डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, हमारे निगम कर्मी भी हैं, और जो भी लगे हैं वो भी हैं, लेकिन मीडिया को हर सर्कुलर में छूट दी कि मीडिया वाले आ जा सकेंगे, या तो लॉकडाउन में या इस टाइप का कोई आप कर देते कि भाई मीडिया रिपोर्टिंग बंद, मीडिया वाले नहीं निकलेंगे। हर सर्कुलर में उन्हें छूट है। तो ये प्रावधान क्या आपकी कोई सरकार कर पाई कि भाई मीडिया कर्मियों को हम निश्चित तौर पर ये सवाल नवीन जी उठना जायज है और सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मीडिया कर्मी के अलावा आप ये देखिए, जो कोरोना में ड्यूटी लगा रखे, आज आपको आशा कार्यकर्ता की याद आई, आज आपको उस फ्रंटलाइन वर्कर की याद आई, तो लगातार 700 से ऊपर 750 के करीब टीचर्स लगे थे इस कार्यक्रम में। 726 टीचर कोरोना की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गए। आप ये देखिए 3000 टीचर जो कि आपने ड्यूटी पर लगा रखे थे, वो आज संक्रमित घूम रहे हैं। 3000 मतलब 30,000 लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। सरकार का ध्यान कहाँ है? अगर हम व्यवस्था पे सवाल उठाते, अगर हम इनके सिस्टम पे सवाल उठाते हैं, तो हमसे कहते हैं कि आप लोग सरकार को सहयोग कीजिए। सरकार को कैसे सहयोग करें? हम अपना जहां तक बन सक रहा है नवीन जी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए, आज सरकार को इस बात की चिंता है कि बीना की रिफाइनरी जब तक नहीं खुलेगी, जब तक मुख्यमंत्री वहां जाके फोटो नहीं, मैं समझ लेता हूँ। मैंने तो भैया ये चैनल, ये जो चैनल है, ये सैटेलाइट चैनल है, छत्तीसगढ़ में भी प्रसारित होता है, तो मैं तो छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल कर रहा हूँ, आप सिर्फ मध्य प्रदेश निश्चित तौर पर ये सरकारों के तो वहां का भी फेल्यूअर काउंट करिए फिर सर। मुझे कोई उनसे ऐसी मोहब्बत नहीं, वहां का भी काउंट करिए। चेतन जी, आप तो चूंकि चैतन्य नेता हैं, मैं पहले प्रथम दिन से जिन लोगों का व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, इस मंच से कह रहा हूं, आप उनमें से एक हैं और आजीवन करूंगा। उसकी वजह भी व्यक्तिगत है, लेकिन अब आपको थोड़ा सार्वजनिक स्तर पर आना पड़ेगा। आप सवाल उठाते हैं,
ये जो हम लोगों को फ्रंट लाइन वॉरियर्स माना गया है, और वैसे हम संविधान के चौथे स्तंभ भी हैं, लेकिन उसका कहीं मतलब ऑन पेपर तो वो है ही नहीं स्तंभ, ऑन रिकॉर्ड नहीं है, सिस्टम में कहीं नहीं है, स्वघोषित है और ऐसा या एक बना दिया है हवा में। लेकिन चूंकि आप मानते हैं और काम ऐसा करते हैं, तो मीडिया कर्मियों के लिए सरकार से ये जरूर करें कि भाई मीडिया कर्मियों को कम से कम जो जिन संस्थानों के रिकॉर्ड जनसंपर्क विभाग में हैं, उनको विभाग ऐसा कुछ जारी कर दे जिससे वैक्सीनेशन कम से कम उनका हो जाए, क्योंकि 18 के प्लस वैक्सीनेशन में देख रहे हैं आप सिस्टम चरमरा रहा है। जैसे ही 1.25 करोड़ पे पहुंची वो साइट चली गई, और मुझे समझ में ही नहीं आता कि हर चीज़ का रजिस्ट्रेशन करवा के मोदी सरकार ये इंजेक्शन क्यों लगवाती है। भाई मान लो कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कहाँ रजिस्ट्रेशन करेगा, मतलब वो तो कैसे करेगा वो काम। सीधा रिकॉर्ड भाई आधार कार्ड दिखाओ और आप अपना करवा लो, और मीडिया कर्मियों का कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि वो जाएं। मैं इतनी आवाज़ और इतनी हो जाए ना मीडिया कर्मियों के लिए, क्योंकि 18 प्लस के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन में और नंबर में कम से कम, चूंकि 18 प्लस में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ये स्वतंत्रता है कि वो घर पर रह सकते हैं। उनका काम, उनका अंतरात्मा, उनका हृदय उनको इस बात के लिए नहीं कहता कि वो जाके काम करें। मीडिया कर्मियों को लगता है कि चलो ये जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं या जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, अच्छा बुरा चलो दिखा दें जनता को, ये उनका दायित्व है। इस वजह से वो घर से बाहर हैं, उन्हें रहना ही है। ये 8 बजे मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, ये दायित्व ही है। अभी आप सरकार एक सर्कुलर निकाल देना कि मीडिया 1 महीने के लिए मीडिया बंद किया जाता है, मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँ नारियल फोड़ के बंद करूंगा। लेकिन ये जो कर्तव्य बोध है कि भगोड़ा नहीं कहें, कोई ये नहीं कहे कि इस समय पे जब ये महामारी फैली थी तो चैनल था ही नहीं कहीं, तो इतना तो करवा दीजिए कि वैक्सीनेशन उन लोगों को प्रॉपर हो जाए जो मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देखिए नवीन जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से मीडिया की इस सारे लड़ाई में, इस सारे संक्रमण के दौर में, इस सारे संक्रमण से पल पल की घटनाओं से लोगों को अवगत करना, ये कोई कमरे में बैठ करके तो नहीं होता है। निश्चित रूप से कोरोना पीड़ितों के बीच में जाते हैं तभी ये सारी खबरें निकलती हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासनिक रूप से हम लोगों की भी चूक है कि हम लोगों का समय से ध्यान इस पर नहीं गया। डे फर्स्ट से ही जब हमने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले जो फ्रंट वर्क्स थे, अगर उन वर्क्स में ही रख करके उन वर्करों के साथ ही अगर उनका भी वैक्सीनीकरण करते तो कई पत्रकार बंधु शायद वे आज हमारे बीच में होते हैं। एक उदाहरण आपने दिया, सच में आज मन बहुत व्यथित है। करोड़ों लोगों की आवाज प्रखर, स्पष्ट, निर्भीकता के साथ, उसकी आवाज को कोई दबा नहीं सका। ऐसे पत्रकार होना चाहिए, उन्हीं की दम है। जो लोग गोदी गोदी चिल्लाते हैं उनको समझ में आना चाहिए कि पत्रकार कैसे होते हैं। कहने और करने में बहुत अंतर है। करोड़ों लोगों की आवाज हिंदुस्तान में घोषित और अघोषित रूप से काम है, काम बोलता है, आज हमारे बीच नहीं है। ईश्वर ने चिर निद्रा में उन्हें भी बुला दी। बहुत बड़ी क्षति है। वो मेरे घर परिवार के नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे अपने परिवार के बीच का कोई आदमी आज हमने खो दिया है, जो राष्ट्र के साथ चल रहा हो, जो हर व्यक्ति की आवाज बनकर के काम कर रहा हो। शायद यह पीड़ा और भी लोगों की हुई। आज वो बड़ा नाम है, उनको सब लोग जानते हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं। मेरे अनेक पत्रकार बंधु जिनको हमने अपनों के बीच में खोया है, निश्चित रूप से सरकार का ध्यान इन सारी बातों पर जाना चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आज अगर इस विषय को आपने लिया है, इससे पहले सारे पत्रकार बंधुओं के साथ रोजाना सरकार और सरकार के लोगों का पत्रकारों से मिलना जुलना होता रहा। आखिर कहाँ कोई बीच में गैप रह गया कि इनके बारे में हम लोगों का उचित नहीं, मैं तो ये रोहित सरदाना जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि किसी और के लिए आपको ट्वीट नहीं करने पड़े, इस वजह से कि आज पूरा देश एक बड़े पत्रकार की मौत से स्तब्ध है, लेकिन छोटे पत्रकार की भी तो जान होती है, उसका भी परिवार होता है। इसलिए आज मैंने फिर से इसको रिकॉल किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं उठाया। मैं बस सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि प्रायोरिटी इस वजह से मत दीजिए कि हम अच्छा बुरा दिखा सकते हैं। प्रायोरिटी इस वजह से दीजिए कि आपके हर सर्कुलर में मीडिया नाम का एक शब्द शामिल होता है कि इनको आने जाने की छूट रहेगी कार्य हेतु। मतलब आप खुद जानते हैं कि ये प्राथमिकता के कार्य कर रहे हैं, तो प्राथमिकता वाली कुछ चीजें तो ऐसी दे दीजिए। पूछ लेता हूं, चौथे स्तंभ पे विराजमान, इसी से प्रसन्न होते हैं कि भाई हम तो चौथे स्तंभ में हम लोगों की आवाज उठाते हैं। एक झोला लटका के 30 साल 40 साल की पत्रकारिता करते हैं, हर कार्यक्रम में पाए जाते हैं, बहुत गौर से देखा है, हर भोज में पाए जाते हैं, आखिरी तक देखता हूँ भोजन करते नहीं है, पाए जाते हैं वहाँ बैठ के हमेशा उनसे ज्ञान प्राप्त करता हूँ। सर, बहुत संकट की घड़ी है और दुनिया जहान की हम बात करते हैं, बात
आज मैं अपनी बिरादरी की कर रहा हूं कि निश्चित रूप से शिवराज सरकार संवेदनशील है। बीच में एक आध दिन ऐसा हुआ था। राज्यों के पास अपने अधिकार होते हैं। कितने मीडिया कर्मी हैं सर, उनके रिकॉर्ड जनसंपर्क के पास उपलब्ध हैं। अगर मीडिया कर्मियों को वैक्सीनेशन हो जाए प्राथमिकता के आधार पर, क्योंकि बाकी लोगों के पास एक विकल्प है कि वो उनके ऑफिसेज बंद हैं। सरकार ने लगभग सारे ऑफिसेज बंद कर दिए कि 10% कर्मचारी ही आएंगे। सबके पास विकल्प है कि अल्टरनेट तरीके से आ सकते हैं। इनके पास कोई विकल्प नहीं। इनका विकल्प यही है कि वो नौकरी छोड़ दें, मना कर दें कि हम नहीं आ पाएंगे भैया, हमें अपनी जान बचाना है, या अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएं। कोई वैसा विकल्प नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि चूंकि आप एक बड़ी जर्नलिस्ट यूनियन के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, तो आज आपसे भी मेरा निवेदन है कि इस आवाज को थोड़ा सरकार तक पहुंचाएं सर। ये प्राथमिकता के आधार पर करें। सरकार काम कर रही है लेकिन उस काम में इसको भी शामिल कराएं सर। देखिए नवीन जी, आपको याद है कि मध्य प्रदेश के 2 पत्रकार यानी भोपाल के 2 पत्रकार, उनको लेकर के श्रद्धा निधि की मांग उठी थी। अनेकों पत्रकारों ने इस संबंध में बात की थी। और जब मुख्यमंत्री जी ने चाय पर बुलाया था, जो उस समय मैंने उनको पत्र भी दिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल मैंने ही दिया था, बाकी और संगठनों ने भी, बाकी और पत्रकारों ने भी इस संबंध में मांग की थी। और उसी समय मुख्यमंत्री जी जब मेरी टेबल पर आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि वैक्सीनेशन के लिए हमारे लिए एक अलग से कैंप लगवा दीजिए ताकि हम लोग कर लें। उन्होंने कहा कि नहीं ये तो होना ही चाहिए। और मुझे इस बात का अफसोस है कि इसके बाद उन्होंने कोई आदेश जारी नहीं किए, जबकि उन्होंने वो श्रद्धा निधि दिए जाने वाला आदेश दूसरे दिन कैबिनेट में पास करा दिया। मुझे लगता है उन्होंने प्रशासन के लोगों को कहा होगा और प्रशासन गंभीर नहीं होगा। तो आज जो है, जब चूंकि आपने अवसर दिया है, मैं तो अपने स्तर पर सारे अधिकारियों से बात करता ही रहता हूं। मैंने इस संबंध में बोला भी है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह करता हूं कि एक अलग से कैंप लगा करके मध्य प्रदेश भर के पत्रकारों को, मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो तत्काल वैक्सीनेशन की व्यवस्था करे और कम से कम जो जीवन बचा ले। क्योंकि आपने, रोहित सरदाना जी बहुत चर्चित व्यक्ति थे, चर्चित पत्रकार थे, इसलिए आपने उनके नाम का उल्लेख कर दिया। लेकिन जब हम यह नाम देखते हैं तो मैंने अभी देखा तो 15 जो है मुझे मध्य प्रदेश भर से नाम ऐसे प्राप्त हुए हैं, जो जैसे महेंद्र गगन हमारे यहाँ के ही थे, पहले पहल के संपादक थे, अच्छे साहित्यकार थे, कवि थे, मोहन राजपूत, मोहन सिंह। तो ये इस तरीके से जो हुआ है, ये बहुत दुखद प्रसंग है। ठीक है, दुखद प्रसंग को ज्यादा याद नहीं करना चाहिए, उससे सीख लेना चाहिए हम सब लोगों को। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सरकार जो है, और प्रधानमंत्री जी ने भी, मैं आपको ये भी बीच में याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना पहला संबोधन दिया था तो कोरोना वॉरियर्स में उन्होंने मीडिया का नाम लिया था। लेकिन जब हमने उनसे ये आग्रह किया, मैंने स्वयं पत्र लिखा महामंत्री एनयूजेआई के नाते कि आप जो है उसके लिए वो सुविधाएं भी उपलब्ध कराइए। जो आपने अभी एक बात कही थी कि कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, मैं अपनी तरफ से ये बात बताना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने मृतक पत्रकार को 50 लाख रुपया देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश ने क्या किया है, मुझे किसी ने बताया कि 4 लाख देने की मेरे को वैसे तो मरने से डर सबको ही लगता है, नहीं बात लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो जीते जी वो 50 लाख नहीं, वो तो जीते जी 15,000 की व्यवस्था करते हैं। वो मरने के बाद के 50 लाख का क्या करेंगे सर? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं ये बात से सहमत हूं, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन ये भी एक विषय रहता है। वैसे भी सर मैं तो ये कहता हूं कि फितरतन दुनिया है ये मुर्दा परस्त, कद्र होती है मरने के बाद। ट्वीट भी मरने के बाद, ट्वीट भी मरने के बाद होंगे, श्रद्धा निधि भी मरने के बाद मिलेगी। भाई श्रद्धा जीते जी चले। खैर, पत्रकार वाली बात है। आज चूंकि पूरा देश रोहित सरदाना जी की असमय मौत से गमगीन है, खासकर मीडिया वर्ग में एकदम एक अलग ही माहौल है। फिर भी मैं आ जाता हूं मूल मुद्दे पे। जितेंद्र जी, आप बता दीजिए, आरोप प्रत्यारोप के दौर में अब सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं और क्या सहयोग करेंगे? संक्षिप्त प्रतिक्रिया दीजिए सर। नहीं, देखिए नवीन जी, हमारे सहयोग की तो हमने आपको बताया कि हमारे कार्यकर्ता जगह जगह लगे हुए हैं, जो जिस लायक वो अपना सहयोग कर रहा है। पिछले कार्य में भी देखा था आपने, जब कोरोना का पीक आया था, जब भी हमने अपने कार्यालय में बैठ के मदद की बात की थी और मदद की थी, वो आपने भी दिखाया। रहा सवाल पत्रकारों का, तो सुरेश शर्मा जी ने बढ़िया बात की है कि राजस्थान सरकार ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है। रहा सवाल मध्य प्रदेश का भी, मध्य प्रदेश को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। और मेरा तो इससे आगे बढ़कर के एक बात और नवीन जी कहना है कि आप इस तरह की अव्यवस्था, आप वैक्सीनेशन करा रहे, लेकिन क्यों सफल नहीं हो रहा है आपका टारगेट? क्यों आंकड़े वहां तक नहीं पहुंच रहे जो लक्ष्य आप रखते हैं? चेतन जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। क्यों वैक्सीनेशन को लेकर क्यों समस्या है? बहुत अच्छा विषय लिया है जितेंद्र जी ने, बहुत अच्छा विषय लिया है।
मध्य प्रदेश और देश में वैक्सीनीकरण को लेकर के जो लक्ष्य था, जो टारगेट था, वहां तक सरकार नहीं पहुंच पाई है। निश्चित रूप से इस देश में मंदबुद्धि के उन नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने देश की जनता को, प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अन्य जगह पर भी मैंने कहा, फिर से मांग करता हूं कि जो लोग विपरीत परिस्थितियों में देश की जनता को गुमराह करते हैं, इन पर भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करके इनको जेल में डाल देना चाहिए। आज जब मानवता मर रही है, मानवता सड़कों पर बिखरी हुई पड़ी है, मैं तो आज नहीं, मैं तो महीने भर पहले से कह रहा हूं, ये सुनामी है। आज अस्पताल में लाइन है, शमशान घाट में लाइन है। भगवान न करे वो दौर आपको देखना पड़े, लेकिन अगर यही परिस्थिति आ रही, जिन परिस्थितियों में राजनीतिक चर्चाएं हम देख रहे हैं, जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं और जो इसे देश की जनता का सहयोग देख रहे हैं, नवीन जी मेरी बात याद रखना, सड़क पर भी लाश पड़ी मिलेगी और हम देखने को तैयार हैं, उनको उठाने वाला, हाथ लगाने वाला कोई नहीं। अंतिम प्रतिक्रिया सर, संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा सर। सुरेश शर्मा जी। नहीं, मैं ये कहता हूं कि सरकार को संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए। और एक चीज हमेशा नवीन जी हम छोड़ देते हैं, हम हमेशा राजनीतिक दलों पर, राजनीतिक पार्टियों पर और नेताओं पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन लाखों का वेतन पाने वाला अधिकारी वर्ग जो अदूरदर्शिता का प्रमाण दे रहा है, उन्हें ये नहीं मालूम कि भयावह स्थिति कितनी बनने वाली है, उनके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। आज जो है ये भी जरूरत है कि उनके कार्यों की समीक्षा भी, वर्क ऑडिट होना चाहिए कि उनके मामले में। लेकिन मैं फिर अपनी बात का समापन करते समय ये बात कहूंगा कि पत्रकारों को लेकर के सरकार के बारे में स्पष्ट मत होना चाहिए, क्योंकि हम जो है चौथा स्तंभ कहे जाने लगे एक उद्धरण के बाद से। पर इसका तात्पर्य ये नहीं कि विशेषाधिकार ना हमको है, ना हमारे कहे जाने को मान्यता है। हमें हमारी वही अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, अभिव्यक्ति की आजादी का एक बिल्कुल सर, समय संज्ञा के अंतिम चरण में पहुंचने के कारण सर मैं ये चर्चा यहीं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सुबकते सिसकते हुए घर अब देखे नहीं जाते, तबाही के ये मंजर अब देखे नहीं जाते, जमा फिर उम्मीदों के उजाले, ए मेरे मौला निगाहों में भरे ये डर अब देखे नहीं जाते। बहुत मुश्किल घड़ी है, जो भी करना है जल्दी कीजिए, चाहे फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए हो, पब्लिक के लिए हो, जो भी निर्णय है उसको तत्काल लीजिए, आपातकाल मानकर लीजिए। वाकई में ये इमरजेंसी है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।